हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने देखो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गया था। अब अपन जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, उसमें दो चीज़ आती है। एक तो आती है आहार नाल और एक होती है पाचक ग्रंथियाँ। तो आहार नाल कंप्लीट हो गई थी। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियाँ। और ये 3 ग्रंथियाँ हैं यहाँ पर। एक तो है लार ग्रंथि जो मुंह के अंदर होती है, सलाइवरी ग्लैंड। एक है लिवर और एक है अग्नाशय या पेनक्रियाज। तो ये 3 है यहाँ पे, और तीनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए। तो अपन एक एक करते हैं इसमें। सबसे पहले देखो लार ग्रंथि। लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड अगर आप देखो तो हमारे जो बक्कल कैविटी है, उस कैविटी में ये 3 जो है पेयर है, यानी 6 हैं। 3 राइट साइड में है और 3 लेफ्ट साइड में। और अगर हम इसको पोजीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि स्थिति के आधार पर बताएं, तो एक जो है वो तो हमारे जीभ के नीचे है, एक है वो हमारे जॉज या जबड़े हैं उनके पास है, और एक है हमारे ईयर के पास में। तो इस तरीके से जो है 3 पेयर है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका नाम भी रखा गया है। जो हमारे पास जीभ है या टंग है उसके नीचे है, उसे हम क्या बोलते हैं, अधोजीवा या सबलिंगुअल ग्लैंड। और ये डायग्राम में आप देख भी रहे हो। फिर उसके बाद में जो दूसरी है वो है अधोजंब, यानी सब मैक्सिलरी, जो जॉज के नीचे है, जबड़ों के नीचे है। और तीसरी है जो कान के पास है, जिसे बोलते हैं कर्णमूल, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। तो इस तरीके से ये 3 पेयर हो गए, 3 राइट साइड में और 3 लेफ्ट साइड में। फिर उसके बाद में देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन जो ग्रंथियां हैं या इन जो ग्लैंड हैं, इन ग्लैंड से, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई दे रही है, तो ये जो है बक्कल कैविटी में सलाइवा, जिसे अपन लार बोलते हैं, लार के रूप में जो है स्त्राव करती हैं या सिक्रीशन करती हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही खाना बक्कल कैविटी में जाता है, हमारे मुंह में जाता है, तो दांत उसे क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। जीभ उसे क्या करती है, मिक्स करने का काम करती है। और किससे मिक्स करने का काम करती है, लार या सलाइवा से। तो यहाँ पे जो लार या सलाइवा है वो सबसे पहला जो है एक तरीके का रसायन है या केमिकल है जो खाने को तोड़ने का काम प्रारंभ करता है। अब यहाँ पे जो लार है, इस लार की कंपोजिशन, इसकी संगठन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो ये क्या है, क्षारीय तरल है, यानी एल्कलाइन है। और आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो कि अगर 7 से ज़्यादा pH हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, क्षारीय। तो इस तरीके से यहाँ पे एल्कलाइन फ्लूइड है या क्षारीय है। और उसके साथ साथ इसमें जल तो है ही, पानी तो है ही, और टाइलिन, अल्फा एमाइलेज, लाइसोजाइम, ये कुछ एंजाइम्स हैं। और म्यूकस है, श्लेष्मा है, और सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये यहाँ पे आयंस इनके यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये कभी कभी आता भी है, इसका सिर्फ यही आ जाता है कि सलाइवा का कंपोजिशन या लार का संगठन, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। और अब यहाँ पे देखो जो टाइलिन एंजाइम है, वो टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, उसको पाचित करता है। और स्टार्च, वो तो खैर अपन आगे पढ़ेंगे, स्टार्च को सीधा माल्टोज में चेंज करता है। जो स्टार्च है वो कैसा होता है, स्वीटलेस होता है, और जो माल्टोज है वो कैसा होता है, मीठा होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम है। तो वो लाइसोजाइम एंजाइम कल भी मैंने आपको बताया था कि अधिकतर हमारी बॉडी है उनके इन पोर्स में ये एंजाइम, चाहे नाक हो, चाहे मुंह हो, चाहे कान हो, चाहे हमारे एक्सक्रीटरी पोर्स हों, तो वहाँ पर ये लाइसो एंजाइम होता है। और उसका मेन फंक्शन यही होता है कि इन रास्तों से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहे हैं तो ये एंजाइम इसको नष्ट कर देता है। तो ये हो गई आपकी पहली लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद में देखो फिर है यकृत, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा ये ग्लैंड है, सबसे, चाहे आप अंग के रूप में कह दो, ऑर्गन के रूप में कह दो, चाहे आप ग्रंथि के रूप में कह दो, तो हमारी बॉडी का बड़ा अंग है। और
लेकिन ये सबसे बड़े की अगर बात करते हो तो वो त्वचा है, और उसके बाद में अगर हम ऑर्गन की बात करते हैं या ग्रंथि की बात करते हैं तो वो हमारा क्या है, लिवर है। अब ये जो है अगर हम देखें इसमें देखो बहुत डिटेल में भी है और करना भी है। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति या इसका जो ओरिजिन है वो किससे है, एंडोडर्म से। फिर कुछ इसकी वो भी शेप साइज भी दे रखी है। तो अगर हम इसका मास देखते हैं यानी इसका द्रव्यमान देखते हैं या इसका वेट देखते हैं तो ये लगभग 1.5 kg यानी 1.5 किलो के आसपास होता है। फिर इसकी जो लंबाई चौड़ाई है तो 15 to 22 सेंटीमीटर है। और स्थिति अगर हम देखते हैं तो ये डायाफ्राम के नीचे है और कहाँ है, राइट साइड पे। जो हमारा स्टमक था वो लेफ्ट पे है तो ये राइट पे है। तो इस तरीके से दोनों व्यवस्थित यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद में यहाँ देखो इसमें अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो 2 लोब्स हैं और ये जो लोब्स हैं ये है राइट और लेफ्ट। तो इस तरीके से जो राइट वाली है, जो दाईं वाली है वो बड़ी है और लेफ्ट वाली यहाँ पर छोटी है। तो 2 यहाँ पे लोब्स, हालांकि 4 होती है लेकिन यहाँ पे आपको मेन क्या करनी है, 2 हैं और उनको नाम भी राइट और लेफ्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके अलावा जो छोटी छोटी 2 और होती हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट या कॉर्डेट लोब्स। तो ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके साथ में यहाँ पे लटकी रहती है। फिर उसके बाद में ये जो राइट वाली है, इस राइट के नीचे एक आपको बिल्कुल बॉल की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। तो यहाँ पे जितना, क्योंकि जो बाइल है आपने सुन रखा है कि जितना भी पित्ताशय है, पित्त है या बाइल है वो सारा कौन बनाता है, लिवर बनाता है। और ये एक आप इसको थैली कह सकते हो या एक स्टोरेज कह सकते हो जिसमें कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी होती है। फिर उसके बाद में देखो कि अब आ गया पित्त का, बाइल का, कि यकृत की जो कोशिकाएं वो इसको बनाती हैं और बनाने के बाद में पित्त में यहाँ पर इकट्ठी करती हैं। अब ये जो पित्त है या बाइल है इसका कंपोजिशन भी आता है। अब इससे पहले थोड़ा सा इसके कुछ वो भी, तो अब यहाँ पे देखो कि पहले तो ये हो गया, फिर इनसे कुछ वाहिनी या डक्ट निकलती हैं और ये डक्ट ही, जैसे मान लीजिए यकृत से एक निकलेगी यकृत वाहिनी, या देखो यकृत जो होती है लिवर इसका इंग्लिश नेम है, और अगर हिपेटिक बात आती है तो वो इसका एक साइंटिफिक नेम है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो अगर हिपेटिक आता है इसका मतलब कि लिवर से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें। तो ये जो है इनसे हिपेटिक डक्ट निकलती है, फिर जो गॉल ब्लैडर है उससे भी एक निकलती है और ये दोनों मिलके एक डक्ट बनाते हैं और उस डक्ट को बोलते हैं डक्टस कोलोडोकस। और ये जो है ये जाके किससे मिलती है, डिओडेनम से, यानी कि जो जूस उसमें इकट्ठा है या लंग वो लिवर में इकट्ठा है। तो उस तरीके से ये जाके उस पित्त रस को या बाइल जूस को वहाँ पर डालती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जहाँ पर ये खुलता है उस छिद्र को जो या उस पोर को के जगह, जैसे और जगह वॉल्व या स्फिंक्टर थे तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर या अवरोधनी है और उस अवरोधनी को हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी या ओडी की अवरोधनी। तो ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें ना पूछ लेते हैं बॉडी ऑफ स्फिंक्टर क्या है। तो यहाँ पे वो जगह जहाँ पर कि डक्टस कोलोडोकस खुल रहा है किसके अंदर, डिओडेनम में। तो वहाँ पे जो छिद्र है और उस छिद्र पे जो वाल्व जैसी स्ट्रक्चर लगी हुई जिसे स्फिंक्टर अपन कह रहे हैं, अवरोधन कह रहे हैं, तो उस अवरोधन को अपन क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है। फिर इसके बाद में अपन थोड़ा सा इसमें लिवर का देखते हैं कि लिवर के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं और यहाँ आप इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखो कि ये जो सेल्स हैं इन सेल्स को अपन बोलते हैं हिपेटोसाइट। अभी मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें, वैसे तो चाहे आप यकृत कोशिकाएं कहो चाहे आप हिपेटोसाइट्स कहो, तो ये और ये जो है वो देखो आप कैसी, जैसे कोई एक बीच में गोला है और उसके चारों तरफ ऐसे लाइन से जो है स्टार शेप में जो है लगी रहती है। तो ये इस तरह की सेल्स हैं और इनमें जो है
आपको ये जो बीच वाली जगह है उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, यकृत कटोरियां या साइनोइड्स, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसकी जो वॉल है, इस वॉल में जो है कुफर सेल्स मिलते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो कुफर सेल्स हैं ये इम्यूनिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती है। इन्हें अपन अभी जब इम्यूनिटी वाला चैप्टर, तो भक्षाणु, भक्षाणु मतलब खाने वाला, मैक्रोफेगस या सूक्ष्म जीव हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाकर ये खत्म कर देती है, तो ये यहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा देखो जो आरबीसी है, उस आरबीसी को भी, जैसे आपको पता है कि आरबीसी उसकी लाइफ कितनी होती है, 120 दिन की, तो जब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो यहाँ पर जो है उसको खाकर ख़त्म करना है, या उसको जो डिस्ट्रॉय करते हैं या आप कह सकते हो तोड़ते हैं, तो वो काम कौन करता है, कुफर सेल्स। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर कोने में आपको, क्योंकि यहाँ पे ब्लड भी आ रहा है, नर्व्स भी हैं, तो यहाँ पर आपको हिपेटिक आर्टरी मिलेगी, यकृत धमनी, यकृत निर्वाहिका सिरा, हिपेटिक पोर्टल वेन। अब ये हालांकि एक्सक्रीशन वैसे किडनी से ही होता है, लेकिन आपको पता है कि अपन ने एक्सक्रीशन पढ़ लिया है, तो यहाँ पर जो है यूरिया का फॉर्मेशन किया जाता है, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, और वो एक ऑर्थेनिन स्पेशल होता है, उसके थ्रू यहाँ पर काम होता है। तो ये जो है यहाँ पे एक स्पेशल एक्सक्रीशन सिस्टम है जिसे बोलते हैं यकृत निर्वाहिका सिरा या हिपेटिक पोर्टल वेन। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे कुछ यकृत के कार्य हैं, चाहे यकृत के कार्य मान लो, चाहे पित्त के कार्य मान लो, तो ये यहाँ पे जो लिवर के फंक्शंस हैं ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ बाइल, जो मतलब पित्त का निर्माण करना। तो अब यहाँ पे आपको कंपोजिशन देना है कि पित्त जूस में या पित्त रस में क्या क्या होता है। तो ये सबसे पहले थोड़ा सा ग्रीन येलो कलर का होता है। ये भी कैसा है, ये भी एल्कलाइन है, क्षारीय है, और इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स, पित्त लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, ये सारे जो है केमिकल्स यहाँ पे होते हैं। और उसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट, टोरोकोलेट, तो ये इस तरीके के और भी केमिकल्स यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद में इसमें जो कलर है वो कलर किसके कारण आता है, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, और ये किससे बनते हैं, ये आरबीसी के टूटने से यहाँ पे पिगमेंट्स बनते हैं। फिर यहाँ पे देखो जो इसका जो बाइल है उसका मेन काम क्या होता है कि ये जो फैट होते हैं उनका इमल्सिफिकेशन, ये आप पढ़ चुके हो कि जो फैट है उसका इमल्सिफिकेशन किसके थ्रू होता है, बाइल जूस के थ्रू। और एक चीज़ जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये नीट में भी आपको कई बार क्वेश्चन मिलेगा कि इसमें जो है आपको कोई भी एंजाइम नहीं मिलेगा, बाइल जूस में आपको कोई भी एंजाइम नहीं मिलेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में जो अपन दूसरा काम कर रहे हैं वो दूसरा जो कार्य है वो क्या है, अब यहाँ पे थोड़ी सी ये डेफिनेशन आपको करनी है। अब सबसे पहले है कि अगर हमने जो खाना खाया है वो खाना ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उसको ग्लाइकोजन में चेंज, यानी ग्लूकोज जो है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कौन करता है, तो इस प्रोसेस को आप ये इस तरह से केमिकल रिएक्शन ही लिख लेना, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस, और ये आपके केमिस्ट्री में भी आएगी। फिर उल्टा, अब जब आपके पास में ग्लूकोज की जरूरत है तो ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में चेंज होगा, तो ग्लाइकोजन चेंज इनटू ग्लूकोज, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि हम ग्लाइकोजन को तोड़ रहे हैं। और फिर एक और प्रोसेस है जिसमें कि फैटी एसिड है या अमीनो एसिड्स हैं, इनसे जो है ग्लूकोज को सिंथेसिस किया जाता है, बनाया जाता है, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये थोड़ा सा आपको तीन जो अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं आपको यहाँ पे याद करनी है। फिर उसके बाद में कुछ ये विटामिन है उनका भी संश्लेषण करते हैं, स्टोरेज करते हैं, तो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन B12 है, तो इनको भी करते हैं। और फिर लास्ट में है कि जैसे ऑर्थेनिन साइकिल है तो उससे अमोनिया से यूरिया में बदला जाता है। उसके बाद में
ये जो है एक स्पेशल टाइप के हिपेरिन, ये हिपेरिन केमिकल होता है। और ये केमिकल क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी वजह से जो आर्टरीज हैं या वेन्स है उसमें कोई क्लॉटिंग हो रही है, तो उस क्लॉटिंग को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? हिपेरिन करता है। जैसे आप अपन गिर जाते हैं और गिरने की वजह से अगर चोट लग गई और अंदर कोई थक्का बन गया, कोई क्लॉट बन गया, तो उसको डिसॉल्व करने का काम कौन करता है? हिपेरिन। उसके बाद में इसी का जस्ट अपोजिट है कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन, इसको भी ये प्रोडक्ट करती है, इसका भी। तो ये रक्त का थक्का जमाने में काम करते हैं और वो तोड़ने में, तो दोनों काम है लिवर के, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में कि जब एम्ब्रियो स्टेज होती है, तो एम्ब्रियो स्टेज के समय जो है ब्लड को बनाने का काम, जैसे आरबीसी है, आपको पता है कि किससे बनती है? वो बनती है बोन मैरो से। लेकिन जो एम्ब्रियो स्टेज होती है उसमें ये किससे बनती है? लिवर से बनती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे वही कुफर सेल का आ गया कि कुफर सेल से वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का या उसको क्या करना चाहिए? डीजनरेट करने का काम यहाँ पर करती है। उसके बाद में हमारे पास में जो तीसरी आ रही है, वो तीसरी कौन सी है? अग्नाशय या पैनक्रियाज। ये जो पैनक्रियाज है, देखो ये होती है कहाँ पर? ये होती है डिओडिनम के पास होती है, बिल्कुल पत्ती जैसी या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये एक तरीके की मिक्स्ड ग्लैंड है, अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। यानी कि इसमें जो एंजाइम्स बनते हैं वो डक्ट के थ्रू भी जाते हैं, जैसे हार्मोन आप कह सकते हो, और बिना डक्ट के भी जाते हैं। तो ये इसलिए जो है अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो जब ये एंडोक्राइन होती है तो इससे कुछ जो है हार्मोन्स निकलते हैं। और हार्मोन्स किसके थ्रू निकलते हैं? लैंगरहैंस, जो आपने आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस स्ट्रक्चर पढ़ ली थी 11th में, तो यहाँ पर है। तो यहाँ पे जैसे अल्फा सेल्स है, तो अल्फा से ग्लूकेगोन हार्मोन रिलीज होता है, बीटा से इंसुलिन होता है, और डेल्टा या गामा से जो है सोमेस्टोनिन, गैस्ट्रिन और सीरोटोनिन। तो ये कुछ जो है हार्मोन्स यहाँ पर रिलीज होते हैं। तो ये तो इसका एंडोक्राइन हो गया। और एक्सोक्राइन जो हमें चाहिए बाह्यस्रावी या एक्सोक्राइन के रूप में, तो इससे जो है पैनक्रिएटिक जूस यहाँ पर निकलते हैं जो डाइजेशन में काम में आएंगे। तो इस तरीके से जो है आज अपन ने तीनों यहाँ पर कर लिए, और ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। छोटे मोटे उसमें आ जाती है, या तो तीनों ही आ जाती हैं या एक स्पेशल है, वो अलग से कौन से केमिकल रिलीज हो रहे हैं, कौन से ये हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो गई। तो ये हो गया, ठीक है। कल अपन इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।